अटलांटिक महासागर एक कब्रिस्तान है जो अपने रहस्यों को छुपाए रखता है। लेकिन 1872 की सदियों में इसने एक ऐसा रहस्य प्रस्तुत किया जो समुद्री इतिहास को एक सदी से अधिक समय तक परेशान करता रहेगा। तारीख है 4 दिसंबर। स्थान 38 डिग्री उत्तर 17 डिग्री पश्चिम, लगभग अजोरेस के पूर्व में 400 मील। एक पानी का टुकड़ा जिसे ज्यादातर इसकी चुप्पी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर डी ग्राटिया के चालक दल ने भूरे आसमान के खिलाफ एक आकृति देखी, एक जहाज। लेकिन वह असामान्य तरीके से व्यवहार कर रही थी। वह झूल रही थी, हवा की ओर बेतरतीब ढंग से झूलते हुए। उसकी जिब और फोर टॉपमास्ट टेसेल दाहिनी ओर सेट थी, फिर भी वह बेवजह बह रही थी। कैप्टन डेविड मोरहाउस ने डाई ग्रेटिया से अपनी कांच की खिड़की के माध्यम से देखा और एक ठंडक महसूस की जो हवा से संबंधित नहीं थी। उन्होंने उस जहाज की रेखाएं पहचानी। यह मैरी सेलेस्ट थी। वह उसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स को जानते थे। वे दोस्त थे। उन्होंने 1 महीने पहले न्यूयॉर्क में एक साथ रात का खाना साझा किया था, अपनी यात्राओं, अपने परिवारों, अपने भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए। मोरेहाउस ने संकेत दिया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से संकेत दिया। केवल पालों में हवा की आवाज सुनाई दी। उसने एक बोर्डिंग पार्टी का आदेश दिया। जैसे ही नाविक चुप जहाज की ओर रोविंग करने लगे, भय स्पष्ट था। 19वीं सदी में एक चुप जहाज का मतलब आमतौर पर पीला बुखार, कोलेरा या रक्त में लिपटी विद्रोह होता था। वे चढ़ गए, पिस्तौल तानकर, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें देख पर शव स्टैक्ड मिलेंगे। इसके बजाय उन्हें मिला खामोशी, एक खाली जगह जहां एक क्रू होना चाहिए था। हम यह समझने से पहले कि क्या हुआ, हमें यह डिसमेंटल करना होगा कि क्या नहीं हुआ। मैरी सेलेस्टे की कहानी एक सदी की लोक कथाओं द्वारा भ्रष्ट हो चुकी है। आपने शायद किंवदंतियां सुनी होंगी कि बोर्डिंग पार्टी ने केबिन की मेज पर एक भोजन पाया जो अभी भी गर्म और धूम्रपान कर रहा था, कि कप्तान का उबला हुआ अंडा आधा खाया गया था, कि एक बिल्ली एक लॉकर पर शांति से सोई हुई पाई गई थी। एक इतिहासकार के रूप में मुझे आपको बताना चाहिए, यह कल्पना है। ये विवरण एडमिरल्टी लॉग में नहीं मिले। ये कथा लेखकों की रचना थे, विशेष रूप से एक युवा आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने 1884 में जे हबाकुक जेफसन का बयान नामक एक सनसनीखेज लघु कहानी लिखी। जनता ने उसकी कल्पना को तथ्य समझ लिया। गिब्राल्टर बचाव सुनवाइयों में प्रकट हुई वास्तविकता गर्म रात के खाने से कहीं अधिक अस्थिर करने वाली थी। जहाज गीला था, केबिन का फर्श पानी से भरा हुआ था, लेकिन यह एक अपराध स्थल नहीं था। लॉगबुक में अंतिम प्रविष्टि 25 नवंबर को सुबह 8 बजे की थी। डाई ग्रेशिया ने उसे 4 दिसंबर को पाया। इसका मतलब है कि मैरी सेलेस्टे 9 दिनों और लगभग 400 मील तक खुद से एक निर्जन भूत की तरह चल रही थी। जहाज पर 10 लोग सवार थे। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब से सख्त परहेज के लिए जाना जाता था और बाइबल के प्रति उसकी भक्ति थी। उसकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 अनुभवी क्रू मेंबर। वे गायब हो गए, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगियां पीछे छोड़ दी। क्रू के क्वार्टर में नाविकों के समुद्री बक्से बिना छुए थे। उनके सूखे कपड़े मोड़े हुए थे। उनका पैसा अभी भी वहां था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उनकी पाइपें पीछे छोड़ दी गई थी। 19वीं सदी के नाविक के लिए पाइप उसकी सबसे प्रिय सुविधा थी। इसे छोड़ना एक ही चीज का मतलब था, आतंक। कार्गो हमारे पहेली का पहला टुकड़ा है। मैरी सेलेस्टे 1701 बैरल डिनेचर्ड औद्योगिक शराब ले जा रही थी, जो इटली के वाइन को मजबूत करने के लिए जेनोआ के लिए भेजी जा रही थी। एक खतरनाक, अस्थिर कार्गो। लेकिन इसे हल करने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या गायब था। जहाज के नौवहन उपकरण, सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर गायब थे। कप्तान ब्रिग्स ने उन्हें ले लिया था। यह एक योजनाबद्ध डिपार्चर था, न कि एक अराजक हार। आइए अंतिम क्षणों को फिर से बनाते हैं। हम जानते हैं कि जहाज के पंपों को डिसमेंटल्ड कर दिया गया था और वे देख पर पड़े थे। क्यों? मैरी सेलेस्टे ने अपनी पिछली यात्रा पर कोयला ले जाया था।
कोयले की धूल पंपों को बंद करने के लिए जानी जाती है। यह अत्यधिक संभावित है कि पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। डेक पर एक साउंडिंग रॉड मिली। यह सुझाव देती है कि चालक दल बेताबी से होल में पानी के स्तर की जांच कर रहा था। लेकिन यहाँ खराब किस्मत और रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क के ठंडे डॉक से अजोर्स की गर्मी में यात्रा कर चुकी थी। औद्योगिक शराब अस्थिर होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, तरल का विस्तार हुआ, बैरल से रिसाव हुआ, गोदाम विस्फोटक धुएं से भर गया। हमें पता है कि 9 बैरल खाली पाए गए। नहीं पिए गए दिनैचर्ड अल्कोहल जहर है, बल्कि वाष्पित हो गए। दबाव का निर्माण संभवतः दबाव का बर्फ पैदा करने का कारण बना, जो एक छोटा गैर आग वाला विस्फोट था जिसने मुख्य हैच कवर को उड़ा दिया। कैप्टन ब्रिग्स की कल्पना करें। उसकी पत्नी और बच्चा जहाज पर हैं। वह धुएं की गंध महसूस करता है। वह देखता है कि एच उड़ गया। उसे विश्वास है कि उसका जहाज एक तैरता हुआ बम है जो चूर चूर होने वाला है। वह एक घातक निर्णय लेता है। ब्रिग्स आदेश देते हैं, जहाज छोड़ दो, लेकिन वह एक सतर्क आदमी है। वह मैरी सेलेस्ट को डूबने नहीं देना चाहते। वह जीवन रक्षक नौका में उसके पीछे रहना चाहते हैं, एक लंबी टो लाइन से जुड़े हुए, धुएं के साफ होने या जहाज के फटने का इंतजार करते हुए। हमने इसका सबूत पाया। जहाज पर एक रेल को नाव लॉन्च करने के लिए हटा दिया गया था। जब मैरी सेलेस्ट को पाया गया तो एक फटी रस्सी पानी में पीछे की ओर लटक रही थी। लेकिन महासागर निर्दयी है। एक अचानक आई हवा ने मैरी सेलेस्टे के बालों को भर दिया। वह आगे की ओर झुक गई। भारी टोलाइन जीवन नौका के मृत वजन के खिलाफ अपनी सीमा तक खींची गई, टूट गई। यह कहानी का असली आतंक है। मैरी सेलेस्टे नहीं डूबी, वह चलती रही। कप्तान ब्रिग्स, सारा, सोफिया और चालक दल एक छोटे खुले नाव में रह गए जो भूमि से सैकड़ों मील दूर थी। उनके पास न पानी था, न खाना, केवल उनके नेविगेशन उपकरण थे। वे बैठे और अपने उद्धार को धुंध में पूरी तरह से समुद्री योग्य उनके पास से दूर जाते हुए देखा। उस जीवन रक्षक नाव में 10 आत्माएं फिर कभी नहीं देखी गई। समुद्र ने उन्हें पूरा निगल लिया। मैरी सेलेस्टे को बचाया गया, बेचा गया और अगले 12 वर्षों तक चलाया गया। उसे श्रापित समझा गया, बंदरगाहों की परित्यक्त वस्तु, जब तक कि उसे अंतःहित में बीमा पैसे के लिए जानबूझकर नष्ट नहीं किया गया। समुद्र में कोई समुद्री दानव नहीं थे, कोई विदेशी नहीं थे। मैरी सेलेस्टे की त्रासदी तकनीकी विफलता, उचित भय और खराब किस्मत का एक आदर्श तूफान थी। यह एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उच्च समुद्रों पर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अक्सर बस एक फटी हुई रस्सी होती है।